हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग ठीक हैं? बच्चों घर में रहिएगा, सुरक्षित रहेंगे और बच्चों अगर बाहर निकलें तो मास्क लगा के निकलिएगा। तो आज बच्चों अपनी वीडियो की सीरीज़ में सी प्रोग्रामिंग का मैं एक बेसिक सबसे शुरुआत का प्रोग्राम लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने डेमो प्रोग्राम या सैम्पल प्रोग्राम बताया था, जिसमें मैंने सी प्रोग्रामिंग का कैसा स्ट्रक्चर होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, वो बताए थे। आज बच्चों में सी का सबसे बेसिक या सबसे कह सकते हैं सबसे स्टार्टिंग प्रोग्राम जो बिगनर्स के लिए मेन है, जो प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं जानते उनके लिए बिल्कुल शुरुआत है, और जो बच्चे प्रोग्रामिंग जानते हैं उन्हें कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। तो बच्चों जो शुरुआत के प्रोग्रामर्स हैं, जो बिल्कुल स्टार्टिंग करते हैं, वो शुरुआत में ही डर जाते हैं प्रोग्रामिंग से कि अगर कोई भी नया प्रोग्राम दो उन्हें या कोई भी उन्हें टास्क दो तो वो यही नहीं सोच पाते हैं कि हम इस प्रोग्राम में लिखें क्या, करें क्या। तो बच्चों बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान मत होइए। प्रोग्रामिंग के एक एक स्टेप बहुत आसानी से बताऊंगा, ताकि आपको आगे तक कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम दे दिया जाए आप बिल्कुल भी नहीं घबराओगे और आप आसानी से प्रोग्राम को एक स्पीडली वे में कर लोगे। लेकिन शुरुआत हमेशा स्लो होती है बच्चों, शुरुआत हमेशा स्लो होती है और इजी से होती है, सिंपल से। जैसे जैसे आप सब प्रोग्रामिंग को समझ जाओगे आपकी स्पीड भी जो होगी कोडिंग की वो भी बढ़ जाएगी। तो बच्चों कोई भी प्रोग्रामिंग की या कोडिंग की स्टार्टिंग करते हैं, जैसे मेरा जो पहला टास्क है, जो मेरा ऑब्जेक्ट है, वो ये है कि हमें दो नंबर्स को यानी दो संख्याओं को ऐड कराना है सी में। बच्चों टास्क तो बहुत आसान है कि दो नंबर ही तो हैं सर, आसानी से ऐड हो जाएंगे। लेकिन बच्चों शुरुआत में कोडिंग थोड़ी आसान लगती है, लेकिन धीरे धीरे वो कॉम्प्लेक्सिटी में आ जाती है। अगर हम शुरुआत में ही चीज़ों को समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, मेन आती है बात यहाँ पे कॉन्सेप्ट की। अगर कॉन्सेप्ट हमारा शुरुआत में ही क्लियर होगा तो आगे भी कॉम्प्लेक्सिटी कोई भी हो वो भी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो बच्चों प्रोग्रामिंग सॉल्व करने से पहले कोडिंग को, जैसे कोड हमारा है दो नंबर्स को ऐड कराना सी में, तो बच्चों प्रोग्रामिंग करने से पहले हमें थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ता है, हमें थोड़ा सोचना पड़ता है। प्रोग्रामिंग करने से पहले थोड़ा दिमाग हमें चलाना पड़ता है, तब कोडिंग करनी होती है। जो भी बिगनर्स हैं, जो प्रोग्रामिंग जान चुके होते हैं वो तो डायरेक्ट शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो बिगनर्स हैं, शुरुआत है, वो पहले प्रोग्रामिंग के आउटपुट को इमेजिन करें, सोचें। सबसे पहले उन्हें इमेजिन करना है आउटपुट कि करना क्या है। सर ने कहा है दो नंबर्स लो, उन्हें ऐड कराओ, यानी एडिशन होना है। आउटपुटिंग में आना क्या चाहिए? एडिशन। ठीक है, दो नंबर्स का ऐड। ठीक है, तो हमने पहले आउटपुट को इमेजिन किया। अभी बच्चों कोडिंग कराने नहीं जा रहे हैं, पहले हम सोच रहे हैं। उसके बाद बच्चों हमने कहा कि अच्छा सर ने एडिशन बताया है, तो कोडिंग में एडिशन का प्रोसेस क्या होगा, हम करेंगे कैसे। ये मैथ तो है नहीं बच्चों कि आपने सीधे लिखा 10 + 10 = 20, मैथ हो गई, गणित हो गई। ये तो गणित में तो आसानी से सीधे सीधे ऐड करा देंगे, लेकिन बच्चों ये गणित नहीं सीख रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं कोडिंग। कोडिंग में हम डायरेक्ट 10 + 10 = 20 नहीं लिख सकते, कोडिंग का अपना रूल होता है। तो बच्चों सबसे पहले हमने इमेजिन किया आउटपुट कि हमें एडिशन करके रिजल्ट निकालना है। ठीक है, कैसे करना है उसकी हमें प्रोसेसिंग हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि हमें एडिशन करके आउटपुट कैसे लाना है, हमें उसमें कौन सा ऑपरेटर, हम क्या चीज़ यूज़ करें, क्या सिंबल लगाएं। प्रोसेस के बाद तीसरा स्टेप है इनपुटिंग। फिर सोचेंगे अच्छा सिंबल इस्तेमाल कर लिया, अब इसमें किस किस चीज़ों को इन्वॉल्व करें, क्या क्या वेरिएबल लें या क्या क्या वैल्यूज़ लें। तो ये बच्चों कब करेंगे? कोडिंग करने से पहले। और जब हमने इतना इमेजिन कर लिया, हमने कुछ डिज़ाइन कर लिया, कोई बच्चों आर्किटेक्चर इंजीनियर होता है, अगर उससे कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए कहो तो वो शुरुआत में तुरंत जाके मैपिंग नहीं स्टार्ट करता, पहले वो सोचता है, थिंक करता है कैसे हम बनाएं, तब वो अपना रफली डिज़ाइनिंग शुरू कर देता है। तो ऐसे ही बच्चों कोडिंग में भी है। कोडिंग को रियल लाइफ से रिलेट करिए, जैसे रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं, वैसे ही हम लोग कोडिंग में भी अगर इसे रिलेट करते हैं तो बहुत आसान हो जाएगी। अब बच्चों कोडिंग करने से पहले हमने आउटपुट, प्रोसेस और इनपुट के बारे में सोचा, और जब हम कोडिंग करने जाएंगे बच्चों याद रखिएगा, अब हम कोडिंग करने जब जाएंगे तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे बच्चों? याद रखिएगा इनपुट, हम लोग बॉटम से टॉप चलेंगे। अब अभी तक चले थे टॉप से बॉटम, अब चलेंगे जब कोडिंग कर रहे हैं तो बॉटम से टॉप, यानी सबसे पहले इनपुटिंग कि हमें वैल्यू क्या क्या लेनी है ताकि उनका एडिशन करें। ठीक है, उसके बाद अब उस वैल्यू की प्रोसेसिंग, क्या क्या सिंबल लगाएं, क्या काम करें उन दो वैल्यू पे,
उसके बाद उसका आउटपुट रिजल्टिंग क्या है। ठीक है बच्चों, तो जब कोडिंग करेंगे तो इनपुटिंग, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, और जब कोडिंग से पहले सोचेंगे, समझेंगे, एनालाइज करेंगे तो आउटपुट, प्रोसेस और इनपुट। बच्चों ये शुरुआत का प्रोग्राम है बिगिनर्स के लिए जो बिल्कुल नए हैं, इसलिए मैं प्रोग्राम करने से पहले इतनी सारी जानकारियाँ दे रहा हूँ। जो बिल्कुल स्टार्ट के बच्चों, सी प्रोग्रामिंग बिल्कुल स्टार्टिंग है। अगर बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें क्लियर रहीं तो आगे C++, जावा, पाइथन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं है। और बच्चों शुरुआत में ही आप बिल्कुल रफली इसे लेने लगे, बस प्रोग्राम को रटने लगे, जो प्रोग्राम रट लिया, आगे भी प्रोग्रामिंग आपको बहुत डराएगी और आप प्रोग्राम करने में सक्षम नहीं हो पाओगे। तो बच्चों इतनी चीज़ क्लियर है। अब हम थोड़ा अपनी प्रोग्रामिंग कोडिंग पे आते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों कोडिंग में मैं आपको ये कोड आपका बना है 2 नंबर्स ऐड कराने का सी प्रोग्रामिंग में। बच्चों मैं इसमें जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं सबको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा, कौन सा इंस्ट्रक्शन क्या है, क्यों यूज़ हो रहा है, वो कब कब इस्तेमाल होगा और वो कैसे होगा। अगर आपने कोडिंग में कॉन्सेप्ट्स में ये सारी चीज़ें क्लियर, चारों चीज़ें क्लियर कर ली, व्हाट, वाई, व्हेन एंड हाउ, तो आप प्रोग्रामिंग में आगे भी आसानी से किसी भी टाइप का प्रोग्राम या क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। बच्चों अगर इनमें से कोई भी चीज़ रह जाएगी तो समझ लीजिए आपको बस प्रोग्राम को रटना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। और प्रोग्राम बच्चों 1 नहीं होता, 2 नहीं होते, 100 नहीं होते, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितना रटोगे। तो इससे बढ़िया इन चीज़ों को हमें समझ लेना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले इंस्ट्रक्शन से, #include stdio.h। बच्चों ये क्या है, इसके आगे मैं कमेंट्स बना के लिखता जाऊंगा बच्चों कि इसका मतलब क्या है, ये क्या इस्तेमाल क्यों हो रहा है। #include stdio.h। बच्चों जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी स्टेटमेंट या लाइन हैश सिंबल से स्टार्ट होती है वो एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है सी में, जो इंक्लूड क्या करेगा, इस हेडर फाइल, मतलब इस फाइल को, किस फाइल को, stdio.h। stdio.h मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट मतलब ये वो फाइल होगी जिसमें कौन से फंक्शंस होंगे, इनपुट आउटपुट के फंक्शंस होंगे जो पहले से ही प्री डिफाइंड होंगे, पहले से ही बने हैं। यानी इस हेडर फाइल से कौन सी फंक्शंस आएंगे, इनपुट आउटपुट के, जो स्टैंडर्ड स्ट्रीम पे हैं। .h मतलब हेडर फाइल का एक्सटेंशन, इसे इन्हीं एंगुलर ब्रैकेट्स में ही बच्चों रखा जाता है। तो ये क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो इंक्लूड करेगा stdio.h को। अभी आगे बताएंगे कि इस फाइल में कौन से प्री डिफाइंड फंक्शंस इंक्लूडेड हैं। इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा भी हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड किया, conio.h। बच्चों ये दूसरा हेडर फाइल है। conio का मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। बच्चों अगर याद ना रहे तो लिख लीजिएगा कॉपी पे, कंसोल इनपुट आउटपुट, यानी कि ये वो हेडर फाइल है, ये वो फाइल है जिसमें इनपुट आउटपुट से रिलेटेड वो प्री डिफाइंड फंक्शन होंगे जो कंसोल से रिलेट करते हैं। वो भी अभी आगे आपको बता देंगे इस फाइल में कौन से फंक्शंस प्री डिफाइंड स्टोर्ड हैं। ये जनरली बच्चों हमारे हर प्रोग्राम में इंक्लूडेड होंगे ही, ऐसा नहीं है कि बस ये 2 ही हों, लेकिन जनरली हम जो भी प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे सी में, उसमें ये दोनों हेडर फाइल्स हमारे इंक्लूड होंगे। ये दोनों ही प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं जो प्रोग्राम के कंपाइल होने से पहले प्रोसेस हो जाती हैं। अब आते हैं अपने तीसरे इंस्ट्रक्शन पे, वॉइड मेन, सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जो ये बताता है कि हमारे प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है बच्चों वो यहीं से स्टार्ट होगी। हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट होगी। स्टार्ट द एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हमारे मेन फंक्शन से ही होती है। बच्चों सी में जो भी हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे उसमें मेन फंक्शन तो होगा, कोई भी प्रोग्राम हम लोग सी का बनाते हैं। उस मेन फंक्शन को बच्चों हमने, ये फंक्शन है, ये पैरेंथेसिस के आगे लगा है, ये फंक्शन डिनोट कर रहा है, और इसके आगे हमने लगाया बच्चों वॉइड। जनरली हम लोग जो भी सी में फंक्शन बनाते हैं, मेन फंक्शन बनाते हैं जो भी, वो हम लोग क्या रखते हैं, वॉइड। वॉइड बच्चों एक रिटर्न टाइप है। वॉइड मतलब जो एम्प्टी टाइप है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई भी वैल्यू रिटर्न करके नहीं देगा, नो रिटर्निंग वैल्यू, मतलब नथिंग, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही इसे कॉल करेगा और मेन फंक्शन उसे कोई भी वैल्यू रिटर्न करके नहीं देगा, क्योंकि हमने यहाँ क्या लगा रखा है, वॉइड। बच्चों किसी किसी प्रोग्राम में आपको INT भी मिलेगा, अगर इसकी जगह INT लिखा होगा तो उसका मतलब बच्चों समझिएगा कि ये मेन फंक्शन इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। मेन फंक्शन के आगे हम फिर आए
हमने ओपनिंग कर्ली ब्रेस लगाया, मतलब मेन फंक्शन की यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो गई, मतलब प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट। सबसे पहले हमने इस इंस्ट्रक्शन पे फिर हम आए। इस इंस्ट्रक्शन को कहेंगे बच्चों वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। क्या कहेंगे बच्चों? वेरिएबल डिक्लेरेशन, यानी कि वेरिएबल्स डिक्लेयर की गई हैं और इनिशियलाइज की गई हैं, यानी वेरिएबल्स में वैल्यू को दिया गया है। हमारा टास्क क्या है बच्चों? दो वैल्यूज़ को आपस में जोड़ना, यानी 10 + 10 करें तो 20 आ जाए। तो एक वैल्यू हमारी ये हो गई, दूसरी वैल्यू हमारी ये हो गई। बच्चों प्रोग्रामिंग में हम डायरेक्ट वैल्यूज़ पे काम नहीं करते हैं। वैल्यूज़ को स्टोर कराने के लिए हमें वेरिएबल्स की ज़रूरत होती है। वेरिएबल्स एक टेम्पररी मेमोरी लोकेशंस होती हैं जो वैल्यू को स्टोर कराती हैं, जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जो वेरी होती है। तो 10 के लिए मान लो बच्चों हमने A ले लिया और दूसरे 10 के लिए मान लो B ले लिया, ठीक है ना। इसलिए हमने एक वेरिएबल लिया A, एक वेरिएबल लिया B, ठीक है बच्चों। वेरिएबल के नाम हम कोई भी रख सकते हैं, यहाँ num1, num2 भी रख सकते थे हम लोग, लेकिन वेरिएबल्स के नाम के लिए एक रूल्स भी होते हैं बच्चों। इनका नाम के जो पहला लेटर होता है वो हमेशा अल्फ़ाबेट होना चाहिए। इसके रूल्स बच्चों मैं थ्योरी जब आपको अपलोड कराऊंगा अपने चैनल पे, तो उसमें हम आपको इसकी जो थ्योरी होगी वो भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे। एक बच्चों 10 A में स्टोर करा दिया, 20 B में। अब बच्चों 10 और 10 दोनों आपके स्टोर हो गए। मान लो यहाँ 10 लिया, यहाँ 20, कोई बात नहीं, आप 10 वहाँ भी ले सकते थे। अब बच्चों इसका रिज़ल्ट भी आना है, तो रिज़ल्ट के लिए भी तो एक वेरिएबल चाहिए। तो रिज़ल्ट के लिए मैंने ले लिया C। बच्चों वेरिएबल का नाम थोड़ा मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है ना। आप अननेसेसरी कोई भी नाम ना ले लीजिए जो प्रोग्रामर को परेशान, जो प्रोग्राम जब कोई समझे तो उसे उसमें प्रॉब्लम आए। तो आप प्रोग्राम में वेरिएबल ऐसी रखें जो मीनिंगफुल हो, जिनकी प्रोग्राम से मीनिंग रिलेट करती हो। दूसरी चीज़ बच्चों, जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन होगा उसके लिए आप टेंशन बिल्कुल मत रखिएगा। मेरा इंस्टाग्राम पे भी मेरी आईडी है, उस पर मैं आप लोगों को थ्योरी के जो भी नोट्स होंगे वो अवेलेबल करा दूंगा। यहाँ पे मेरा पूरा फोकस प्रोग्रामिंग पे ही है, कोडिंग पे है, ताकि आप आसानी से कोडिंग को सीख सकें। तो बच्चों यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन कर लिया 10, 20 और एक वेरिएबल लिया C जो भी रिज़ल्ट होगा उसे स्टोर कराएगा। फिर बच्चों यहाँ पे मैंने लिया है INT। क्या लिया है? INT मतलब इंटीजर। ये एक डेटा टाइप है, ये एक डेटा टाइप है। इंटीजर डेटा टाइप का मतलब है किस टाइप का डाटा स्टोर करेगा, यानी INT है ये इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर करेगा। इंटीजर मतलब होल नंबर, इंटीजर मतलब होल नंबर। इसमें कोई फ्रैक्शनल वैल्यू बच्चों नहीं स्टोर करा सकते, यानी A में 10.11 नहीं करा सकते। A में सिर्फ क्या आएगी? 10, ठीक है बच्चों। अगर हमें फ्रैक्शनल वैल्यू या दशमलव संख्याओं को ऐड कराना होता तो INT की जगह क्या करते? फ्लोट, ठीक है बच्चों। तो ये भी हमारा इंस्ट्रक्शन हो गया, समझ में आया। इस इंस्ट्रक्शन को, इस स्टेटमेंट को हमने टर्मिनेट किससे किया है बच्चों? सेमीकोलन से। याद रखिएगा, जो भी स्टेटमेंट होंगे उसे टर्मिनेट कैसे करेंगे? सेमीकोलन से, जो ये बताएगा कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे एंड हो गया है। फिर आए हम लोग इस इंस्ट्रक्शन पे CLR SCR, क्लियर स्क्रीन फंक्शन। ये बच्चों एक क्लियर स्क्रीन फंक्शन है जो किस हेडर फाइल में स्टोर है? conio.h में। बच्चों CLR SCR फंक्शन एक प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है जो कौन से हेडर फाइल में स्टोर है? conio.h में, ठीक है ना। इसका काम क्या है? क्लियरिंग द स्क्रीन, मतलब स्क्रीन को क्लियर करना। इस प्रोग्राम को जब आप रन कराओगे, अगर आप चाहते हैं इससे जो पुराना, इससे पहले वाला प्रोग्राम का आउटपुट आपको स्क्रीन पे ना दिखे, वो क्लियर रहे, तो उसके लिए आपको CLR SCR फंक्शन को लगाना पड़ेगा। ये एक प्रीडिफाइन या लाइब्रेरी फंक्शन है बच्चों। फंक्शन की पहचान उसके पैरेंथेसिस से होती है, याद रखिएगा, नहीं तो आप यही कन्फ्यूज़ हो जाओगे वेरिएबल कौन सी है, फंक्शन कौन सा है। तो इससे आप लोग पता रखिएगा, जो भी नाम के आगे पैरेंथेसिस सिंबल लगाए मतलब वो फंक्शन है, ठीक है ना। वो एक लाइब्रेरी फंक्शन, क्योंकि इसके आगे सेमीकोलन भी लगा हुआ है। क्लियर स्क्रीन लगाने के बाद बच्चों इतना काम हमारा इनपुटिंग से रिलेट कर रहा है। किससे कर रहा है? इनपुटिंग से, ठीक है ना। इतना क्लियर स्क्रीन तो बच्चों क्लियरिंग करेगी स्क्रीन को। अब बच्चों इनपुटिंग के बाद इनपुट वैल्यू आ गई, 10 और 20 वैल्यू आ गई। अब काम क्या है हमारा? दो नंबर को ऐड कराना। तो अब बात आती है प्रोसेसिंग की। तो प्रोसेसिंग के लिए फिर हमने क्या किया है? देखिए, काम है हमारा एडिशन का, यानी कि A और B यानी कि 10 और 20 को आपस में जोड़ना।
तो जोड़ने के लिए कौन सा ऑपरेटर है, प्लस। बच्चों एक अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है प्लस, जिसका काम है दो वैल्यूज़ को जोड़ना, एडिशन कराना। तो a प्लस बी, ए में 10 है, बी में 20 है बच्चों, सी में क्या आ जाएगा रिजल्ट 30। यही सी में वैल्यू क्या स्टोर हो गई 30। ठीक है बच्चों, ये प्रोसेसिंग का टास्क हो गया कि हमने दो नंबर्स को ऐड करा के सी में स्टोर करा लिया। अब जब बच्चों सी में स्टोर हो गया, अब क्या होगा, आउटपुट रिजल्ट देना। भाई हम लोगों से अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम भी तो उसका जवाब देते हैं, मुंह से देते हैं। ये थोड़ी ना कि हमने, उसने कहा सर दो नंबर ऐड कराओ, तो हमने 10 और 10 अपने दिमाग में ऐड तो करा लिया, उसका आंसर नहीं बोला, तो वो मतलब क्या है, हमारे दिमाग में ही रह गया वो आंसर। ठीक है ना। तो अब यहाँ तक तो हमारे सी में रिजल्ट तो आ गया, अब उसे डिस्प्ले कराना है स्क्रीन पे। अब भाई उसे स्क्रीन पे भी तो दिखाइए। तो स्क्रीन पे डिस्प्ले कराने के लिए प्रिंटएफ फंक्शन, स्क्रीन पे मैसेज या वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है प्रिंटएफ फंक्शन। बच्चों ये कहाँ पे स्टोर है, ये कहाँ पे स्टोर होता है, stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच में। ठीक है ना बच्चों। तो प्रिंटएफ फंक्शन कहाँ पे हमारा स्टोर होता है, stdio.h में। अब प्रिंटएफ फंक्शन का बच्चों सिंटैक्स कैसा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये डायरेक्ट नहीं लिखा जाता। कैसे, देखिए हमने सबसे पहले इतनी चीज़ लिखी, फिर हमने कॉमा लगाया, फिर सी लिखा है। तो सबसे पहले हम इतनी चीज़ समझते हैं, फिर यहाँ आते हैं। तो सबसे पहले हमने डबल कोटेशन में लिखा है सम इक्वल्स टू। तो बच्चों सम इक्वल्स टू जो लिखा है ये एक मैसेज है जो वैल्यू के साथ आएगा। इस मैसेज को आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं, एडिशन इक्वल्स टू लिख लीजिए, जो भी हमारे प्रोग्रामर को आसान लगे या जो भी उसे समझ रहा है उसे आसान लगे वो मैसेज हम लिख देते हैं, ताकि जब स्क्रीन पे रिजल्ट आए तो वो क्लियर हो कि आखिर ये टास्क हो क्या रहा था। तो सम इक्वल्स टू एक मैसेज हो गया। फिर हमने बच्चों लगाया है %d। %d क्या है बच्चों, %d एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर है, int है, तो %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल होगा। ये भी बच्चों एक कंट्रोल स्ट्रिंग कही जाती है। ठीक है ना बच्चों। तो जब भी int टाइप की वैल्यू प्रिंट होगी, उसकी वैल्यू जब प्रिंट कराएंगे वेरिएबल की, तो हम लोग क्या लगाएंगे, %d। ठीक है ना। फिर हमने कॉमा लगाया और हमारा रिजल्ट किस में आ रहा है, सी, यानी सी में जो 30 है उसी को तो हमें प्रिंट कराना है। तो सी वेरिएबल की जो वैल्यू 30 है उसे प्रिंट कराने के लिए बच्चों हमने %d लगाया है। याद रखिएगा बच्चों, फिर से बता दें, %d एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है। कब लगाएंगे, जब हमारा इंटीजर टाइप की वेरिएबल में वैल्यू प्रिंट करानी हो। जब हमें इंटीजर टाइप की वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी हो तो वैल्यू कब प्रिंट होगी, जब फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे। जितने भी प्रिमिटिव्स हैं सबके फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं, जैसे फ्लोट का %f हो जाएगा, कैरेक्टर का %c हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो आगे हम जैसे जैसे हमारे प्रोग्राम में जौन से डाटा टाइप यूज़ होंगे उन सब के फॉर्मेट स्पेसिफायर बता देंगे। तो c की वैल्यू जो बच्चों 30 थी वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, getch फंक्शन बच्चों ये भी एक लाइब्रेरी फंक्शन है, प्रीडिफाइंड फंक्शन है। ये कहाँ स्टोर हो रहा है, conio.h। ये कौन सी हेडर फाइल में है, conio.h में। इसका मतलब क्या है बच्चों, getch फंक्शन का मतलब ये कैरेक्टर रिलेटेड फंक्शन है जो एक कैरेक्टर को इनपुट कराता है, पहला काम। ठीक है ना। सबसे पहला काम क्या है, एक कैरेक्टर को इनपुट कराना। ठीक है ना। अब एक कैरेक्टर को इनपुट कराना और प्रेस करके आउटपुट स्क्रीन को होल्ड कराना। बच्चों जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो जब प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो जाएगा, रन हो जाएगा, तो आउटपुट स्क्रीन को होल्ड कराने का काम getch फंक्शन ही करेगा। ठीक है ना बच्चों। इससे एक कैरेक्टर रीड भी किया जा सकता है और आउटपुट स्क्रीन को होल्ड भी कराया जा सकता है, ताकि आप आउटपुट अपना देख सकें। ठीक है बच्चों, इतनी चीज़ आपको याद रहेगी। तो getch फंक्शन का क्या इस्तेमाल है, आउटपुट स्क्रीन को होल्ड कराना। उसके बाद बच्चों हमने वॉइड मेन का ये ओपनिंग ब्रेस है और यहाँ पे हमने उसे क्लोज कर दिया। बच्चों ओपनिंग ब्रेस ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा, यानी ओपनिंग बॉडी और लास्ट में ये क्लोजिंग बॉडी। ठीक है बच्चों। तो ये वाला हमने पूरा प्रोग्राम देख लिया, एक एक इंस्ट्रक्शन, एक एक स्टेटमेंट समझ लिए बच्चों। आप लोगों को भी क्या है, आप लोग भी जितने बार भी इसे समझ सकें, बार बार वीडियो को रिपीट करिएगा तो आपको बार बार एक एक स्टेटमेंट आपको रिमाइंड रहेगा।
बच्चों कोशिश ये करिएगा, इन्हें किसी को भी रटना मत, जो भी आप है उसे कोशिश करना समझने की, जैसा मैंने समझाया है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमने प्रोग्राम तो अपना लिख लिया है, डिज़ाइन कर लिया है, अब इसे सिस्टम पे कैसे रन करेंगे। जो बिल्कुल नए बच्चे हैं, जिन्हें बिल्कुल जानकारी नहीं है, तो उन्हें पहला प्रोग्राम ये भी पता होना चाहिए कि अब ये रन कैसे हो, सिस्टम पे आउटपुट कैसे आए। ऐसे तो हम बोर्ड पे तो आपका आउटपुट लिख देंगे 10 + 20 = 30, लेकिन सिस्टम पे चलना चाहिए भाई। ये तो सॉफ्टवेयर मेकिंग है, सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कॉपी किताब पे थोड़ी ना चलते हैं, वो तो कंप्यूटर मशीन पे चलते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, तो सबसे पहले बच्चों उसके लिए आपके कंप्यूटर में टर्बो C++ कंपाइलर होना चाहिए। टर्बो C++ या सी, टर्बो सी हो या C++ हो, कोई भी हो सकता है। टर्बो C++ या सी कंपाइलर हो आपके सिस्टम में। बच्चों बहुत छोटा सॉफ्टवेयर है, बहुत ज़्यादा डाउनलोड होने में टाइम नहीं लेता। जब आपके सिस्टम में ये कंपाइलर होगा, और बच्चों इसे इंस्टॉल करने में भी बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं आती है, बहुत ईजी है। स्टेप मांगेगा आपसे नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और आपके सी ड्राइव में जाके इंस्टॉल हो जाएगा। जब टर्बो C++ बच्चों आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा, फिर आपकी जब आप इसे ओपन करोगे तो ब्लू कलर की स्क्रीन आएगी बच्चों, याद रखिएगा, ब्लू कलर की स्क्रीन आती है। ऊपर मेन्यू बार में फाइल, एडिट, ऐसे सारे मेन्यू ऑप्शंस होंगे। आपको अपना ये कोड, सोर्स कोड, इसे क्या करेंगे बच्चों, सोर्स कोड, यहाँ पे आपको पूरा टाइप करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहला काम आपका हो जाएगा टाइपिंग का। सोर्स कोड को आपने टाइप कर लिया, ठीक है, आसानी से सोर्स को, इसे बच्चों सोर्स कोड कहेंगे, ठीक है ना, सोर्स कोड है। टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद बच्चों हम लोग इसे क्या करेंगे, सेव। क्या करेंगे, सेव। सेव जब करेंगे बच्चों, तो सेव में हम लोग फाइल का नाम देंगे, फाइल का नाम देंगे, और बच्चों डॉट लगाएंगे, और एक्सटेंशन में लिखेंगे सी बच्चों, क्योंकि हमारी सी प्रोग्रामिंग है, तो .c ये एक्सटेंशन फाइल नेम होता है। किसी भी फाइल नेम के बाद हमें एक्सटेंशन बताना पड़ता है कि किस टाइप की फाइल है। तो फाइल नेम देंगे, फाइल नेम अपने हिसाब से कोई भी दे दीजिएगा, फर्स्ट, ABC, सेकंड, जो भी आपको अपना नाम समझ में आए, .c। सेव करने के बाद बच्चों हमें प्रोग्राम को कंपाइल कराना है। क्या कराना है, कंपाइल। कंपाइल का मतलब है बच्चों, हमें ये देखना है कंपाइलेशन के दौरान ये पता चलेगा कि आपने कोई गलती तो नहीं की है, कोई सिंटैक्टिकल एरर या कोई लॉजिकल एरर्स तो नहीं है। मान लो बच्चों आपने यहाँ पे सेमीकोलन हटा दिया तो सिंटैक्स एरर आ जाएगी, तो उसे जानने के लिए हमें कंपाइलेशन करना है। कंपाइलेशन के लिए बच्चों शॉर्टकट है Alt+ F9। और जब बच्चों कंपाइलेशन हो जाएगी, देखा कोई भी एरर नहीं है, फिर रन कराने के लिए Ctrl+ F9, रन कराने के लिए Ctrl+ F9। जब Ctrl F9 करोगे तो आपका प्रोग्राम रन होगा, और जब रन होगा तो जो भी आपने वैल्यूज़ दी हैं, जो भी आपकी वैल्यू, क्योंकि बच्चों यहाँ पे हमने विदाउट यूज़र इनपुट किया है, तो यहाँ पे कोई वैल्यू रीड तो करेगा नहीं, आपसे कोई वैल्यू मांगेगा नहीं, क्योंकि वैल्यू हमने पहले से यहाँ पे क्या करा रखी है, इनिशियलाइज। तो वैल्यू मांगेगा नहीं, सीधे सीधे आपका जो आउटपुट है, यानी कि इसमें आउटपुट कैसे आएगा, सम इक्वल्स टू, क्योंकि इतना मैसेज %d, c, यानी कि जो 30 वैल्यू होगी वो %d प्रिंट कराएगा, यानी यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, 30। तो बच्चों इन दोनों को, या Alt F9 और Ctrl F9 को अगर सिंगली करना है तो सीधे आप Ctrl F9 कर दीजिए, जिसमें कंपाइलेशन भी हो जाएगा और रन भी हो जाएगा। जब बच्चों इसका आउटपुट आता है तो वो कंसोल पे आता है, कंसोल स्क्रीन मतलब कमांड प्रॉम्प्ट पे, जो ब्लैक कलर की होगी। अब आपने जो सोर्स कोड लिखा है वो ब्लू कलर की स्क्रीन पे लिखा है, और जब वो आउटपुट आएगा तो वो ब्लैक, जिसे हम लोग कंसोल कहते हैं, याद रखिएगा, कंसोल स्क्रीन। और conio.h के जो फंक्शंस हैं, getch, क्लियर स्क्रीन, वो किसके लिए काम करते हैं, कंसोल के लिए, जहाँ पे आपको आपका आउटपुट आता है। याद रखिएगा बच्चों, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। कभी भी वाइवा इंटरव्यू में कोई भी पूछ सकता है, बहुत आसान, ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारा कंपाइलेशन और रनिंग होगा। ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम है, जो बिगनर्स हैं, जो बिल्कुल नए हैं, वो बिल्कुल भी घबराएं ना, बस उनके लिए यही है। जो भी मेरी ये वीडियोस, क्योंकि इसमें मैं ज़्यादातर सब प्रोग्रामिंग कराऊंगा, कोडिंग पे ही मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा,
थ्योरी मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, उस पर आप अपनी थ्योरी पढ़ते रहिएगा। मेन फोकस हमारा कोडिंग पे रहेगा, क्योंकि बच्चे कोडिंग से ही घबराते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे भी बच्चों होते हैं जो सी के नाम से घबराने लगते हैं। जैसे ही उन्हें कोई प्रोग्राम दो वो एकदम से भूल जाते हैं, गुम हो जाते हैं कि अब इसमें करेंगे क्या, कैसे करेंगे। बच्चों, प्रोग्रामिंग में हमें अगर इन बातों को हमने क्लियर कर लिया, इन क्वेश्चनिंग को क्लियर कर लिया कि कौन सा इंस्ट्रक्शन क्या है, क्यों है, कब इस्तेमाल होगा और कैसे होगा, तो बच्चों कोई दिक्कत ना आएगी। कोई भी कॉन्सेप्ट आपका बिना इसके क्लियर नहीं होगा, और कोई भी कॉन्सेप्ट आपने अगर इसके अकॉर्डिंग क्लियर कर लिया तो कोई समस्या कोई भी कोड बनाने में नहीं आएगी। तो बच्चों, किसी प्रोग्राम को रटिएगा मत, सबके पीछे ये क्वेश्चनिंग जो है उसे क्लियर रखिए कि क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चीज़ है क्या और इसे कब इस्तेमाल करना है। बच्चों, कोई भी प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट नहीं लिखा जाता, हर इंस्ट्रक्शन के पीछे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट छुपा होता है, बस उसी को हमें जानना है। और दूसरी रही बात लॉजिक की, लॉजिक प्रैक्टिसिंग से आएंगे। जितने प्रोग्राम्स प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे ही आपके लॉजिक दिमाग में बनते जाएंगे। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई भी रटना नहीं है, इसका कोई ये सॉल्यूशन नहीं कहेंगे कि प्रोग्राम रट लिया कि उसे जो भी प्रोग्राम 4 बार कॉपी पे लिख लिया, याद हो गया, बस हो गया सर, कोडिंग आ गई हमें। पॉसिबल ही नहीं है बच्चों, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। जैसे जैसे मैं वीडियोस डालूंगा, मैं शुरुआत के सारे प्रोग्राम्स, जैसे सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स सारे प्रोग्राम्स को मैं यहाँ पे एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा, सारे इंस्ट्रक्शंस। तो बच्चों, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, वीडियो को वॉच करिएगा और उसे समझने की पूरी कोशिश करिएगा। थैंक यू।